गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते, सुप्रभात। 10वीं कक्षा के स्टूडेंट, देखो मैंने पहले इकाई में से आपको 6 लेसन यानी कि गिरिधर नागर ये जो पद्य रचना है मेरा भाई की, उसके ऊपर मैंने आपको चर्चा की है, उसके ऊपर बहुत कुछ बताया है और उसके ऊपर एक्टिविटी भी सेंड की थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 9-10 के लोगों को, 9-10 के बच्चों को शायद कुछ आवश्यकता नहीं लगी उसकी, और उन्होंने कुछ मेरा भाई की जो पद है या जो भी कुछ है उसके ऊपर मैंने एक्टिविटी सेंड की थी, तो किसी भी स्टूडेंट ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत आलसी हो चुके हैं आप। तो ये जो है 7वां जो लेसन है खुला आकाश, वो खुला आकाश के बारे में पूरक पठन है। कुंवर नारायण जी ने वो जो लेसन लिखा है, प्रस्तुत डायरी विदा है वो, तो एक एक उसमें जो है डेट दी गई है, उस डेट में क्या क्या लिखा उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो ये पूरक पठन है। पूरक पठन यानी कि रैपिड रीडर सेक्शन, यानी कि स्थूल वाचन जिसको मराठी में कहा जाता है, उस जरिए वो लेसन दिया गया है खुला आकाश। कुंवर नारायण जी ने लिखा है। जन्म उनका, सबसे पहले लेखक जी का परिचय, जन्म उनका 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु भी उनकी 2017 में लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में ही उनकी मृत्यु हुई। लेखक जी का परिचय है। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखन किया है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का, देखो कुंवर नारायण जी को भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने जो प्रमुख कृतियां लिखी है उसमें चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि सब कुछ बहुत सारी लिखावट उन्होंने की है। प्रस्तुत जो डायरी विधा है, ये डायरी विधा दी गई है। साहित्य रचना का कौन सा प्रकार, उसको विधा कहा जाता है। मैंने सबसे पहले बताया विधा किसे कहते हैं। पद्य रचना अलग, अभंग रचना अलग, पद्य रचना अलग, गद्य पद्य जो भी कुछ साहित्य के जो प्रकार के कहा जाते हैं उसको विधा कहते हैं। तो ये विधा जो है, साहित्य प्रकार जो है वो डायरी विधा है। डायरी जैसे लिखा है, जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं उस पाठ में। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरे से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से छोटी छोटी बातों से उलझन करते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं, यानी कि वाद विवाद जिसको कहा जाता है, डिबेटिंग करने लगते हैं बच्चे। तो इस वाद विवाद न करके स्वयं अपना खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का और खुद कुछ ना कुछ मार्ग निकालने का। एक दूसरे से झगड़ा करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलता। झगड़ा करने वाले से कुछ नहीं मिलेगा, वाद विवाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। शायद घर में हो, स्कूल में हो, समाज में हो, कहाँ पे चले जाओ, वाद विवाद नहीं करने का, खुद का ही कुछ ना कुछ विचार करके मार्ग निकालना। यही कुंवर नारायण जी लेखक ने पूरक पठन खुला आकाश में बताया गया है। तो सबसे पहले पेज नंबर 27 पे देखो, पहला पैराग्राफ, अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया कैसी रहती है, देखो हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है। देखो खुद का खुद नहीं जानना चाहिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये तो अंदर की दुनिया वाले नहीं कर सकते हैं। अंदर की दुनिया में कि आप अंदर इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो कि आप कितना पानी में है, ये लेखक कहते हैं। तो ये जो है अपने अंदर के जो अवगुण है उसको सुधार के सद्गुणों में परिवर्तन करके लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी देखो 10 मार्च 1998 में उन्होंने मकान पर मकान, ये डायरी का विधा लिखा है। मकान पर मकान यानी कि जो सिटी एरिया जो रहता है, मकान पर मकान। देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पे आपको दिखाई देगी। बॉम्बे में जाओ आप, बॉम्बे में, दुबई, बॉम्बे में जाओ, बुर्ज खलीफा, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग। उस मकान पर मकान सिटी में, गाँव में नहीं रहता ये। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश। मकान ही मकान है। इतने मकान लगता है कि मकान पर मकान लीधे हैं। लंद फंद मकानों की ही एक बहुत बड़ी भीड़ है जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झाँकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी तंग गली दिखाई देती है।
चिड़िया दिखती है, लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक से सकते हो या चू चू की आवाज़ें निकाल सकते हो। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से, उलझे आसमान में एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मूल्य से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। देखो 10 मार्च 1998 में उन्होंने लिखा कि मकान पे मकान, सिटी एरिया का पूरे माहौल का खचाखच भरा हुआ जो सिटी रहता है ना, उसका वर्णन उन्होंने किया है मकान पर मकान। वहाँ पे छोटी सी संकरी यानी कि छोटी गलियाँ, वो भी मतलब गंदी, और जो पंछी दिखाई देते हैं वो टेलीफोन के खंभे जो रहते हैं ना, उसके ऊपर तारों के ऊपर बैठे हुए हैं, मानो ऐसे लगता है कि वो चाइना में चिड़िया आती है ना, चिव चिव करती है, ऐसे दवाई का चिव चिव आवाज़ निकालती है, वैसे मतलब चिड़िया देखने के लिए मिल रही है। मानो ऐसा लगता है कुदरत ने ऐसी चिड़िया बनाई है कि नहीं, जो भी कुछ है नेचुरल कोई भी नई सिटी में देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे मकान पे मकान, ऐसे मोहल्ले में वो रहते हैं। जैसे कि आगे चले गए हम और आगे जाके आगे इतना आगे चले गए कि पीछे जाने के लिए रास्ता भी नहीं रहा, और आगे भी वो रास्ता बंद हो चुका, बीच में ही फंस गए। ऐसी जगह पे हम रह रहे हैं, ऐसे लेखक कहते हैं। और 10 मार्च 1998 में डायरी का दूसरा पन्ना लिखा उन्होंने, उसमें सही साहित्य के बारे में वर्णन किया। सबसे पहले अंदर की दुनिया बताई, उसके बाद 10 मार्च 1998 में मकान पर मकान, मतलब जहाँ पे रहता हो, इतनी गंदगी में रहता हो, इतने मतलब सिटी में रहता हो कि यहाँ वहाँ जाने के लिए, यहाँ वहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं, सभी लोग ही लोग दिखाई देते हैं, और सभी गंदी गलियाँ भी दिखाई देती है। जो भी कुछ कुदरत की जो देन है, हरियाली जो है, वो कोई वहाँ पे दिखाई नहीं देती है। और डायरी का तीसरा पन्ना लिखा उन्होंने सही साहित्य, 10 मार्च 1998 में लिखा सही साहित्य, मतलब जो साहित्य है वो कौन सा सही साहित्य है। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसमें हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। साहित्य कैसे होने चाहिए उसके बारे में उन्होंने लिखा है। जाने खुद को, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे, कोशिश करके कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, जो दूसरे के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं। दूसरे हमारे हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, जिससे प्रतिक्षण मौजूद रहते हुए वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में होनी चाहिए। देखो खुद को जानिए, खुद को नाप तोल करके जानिए कि हम भी कैसे हैं। लेकिन ये सब कुछ है उन्होंने डायरी के पन्नों पे लिखा है। सिर्फ मनुष्य होते, 12 नवंबर 1998 में डायरी का दूसरा पन्ना उन्होंने लिखा, उसमें लिखा सिर्फ मनुष्य होते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए